दोस्तों सामान्य अध्ययन, ये पुस्तक है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो फुल देखना आप लोग, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्ज़ाम में, जैसे कि आप मॉडल से पढ़ेंगे तो उसमें आपको कम नंबर मिलने का चांस, क्योंकि मॉडल में आपको 70-80% ही मिलता है। बुक ही होती है जिसमें आपको 100 में से 100% और अच्छे से अच्छी नॉलेज मिल सकेगी दोस्तों। तो ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य एक नए युग का कर्म केंद्र प्रारंभ करता है। मौर्य साम्राज्य के उदय के पूर्व भारत असंख्य छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। मौर्यों ने एक केंद्रीभूत शासन व्यवस्था स्थापित की जो आज भी समयानुकूल परिवर्तनों के साथ साथ विद्यमान। इस वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के नाम उल्लेखनीय हैं। सबसे ज़्यादा चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार और अशोक, ये 3 नाम सबसे मेन। अब हम लोग प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। परिचय, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी अशोक, मौर्य प्रशासन, मौर्य समाज के पतन के कारण। तो ये जो चैप्टर है इसमें इतना सारा मेन पॉइंट है, प्रमुख बिंदु है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त को बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की। अब बात क्वेश्चन आता है कि मौर्य समाज की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके संबंध में डॉक्टर रमा शंकर त्रिपाठी का मत है कि सिकंदर के चले जाने के उपरांत भारत के राजनीतिक गगन मंडल में एक नया सितारा निकला, जिसने अपने प्रकाश से अन्य सभी को अंधकार में डाल दिया। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो शाक्यों की एक शाखा थी। आगे हम देखते हैं पॉइंट। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर समस्त भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। उसका साम्राज्य पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की इंडिका। अब ये जो पुस्तकें दिख रही हैं आपको, अर्थशास्त्र एंड इंडिका, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपके वैकल्पिक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि कौटिल्य द्वारा रचित जो पुस्तक है उसका नाम अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम इंडिका। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। चंद्रगुप्त तथा चाणक्य एक विशाल तथा संगठित केंद्रीय भूल साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। अपनी इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए चंद्रगुप्त ने निम्नलिखित प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। बहुत सारे लोगों ने। अब हम लोग देख लेते हैं पंजाब पर विजय। ओके, चंद्रगुप्त ने अपनी विजय पंजाब से प्रारंभ की। पंजाब को अपने अधिकार में करने के उपरांत सिकंदर भारत से चला गया। उसकी मृत्यु के उपरांत भारतीयों ने यवनों के विरुद्ध विप्लव आरंभ कर दिया। उसने यूनानियों को पंजाब से बाहर निष्कासित करना आरंभ किया। 316 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते। 316 ईस्वी में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे हम पॉइंट देख लेते हैं, मगध राज पर विजय। मगध राज। अब चंद्रगुप्त ने नंदों का विनाश कर मगध साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पूर्व की ओर प्रस्थान कर दिया। नंदराज घननंद युद्ध में मारा गया और चाणक्य ने 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर बिठाया। ये पॉइंट ही वेरी इम्पोर्टेंट है कि चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर किस सन में बिठाया गया था, तो 321 ईस्वी। इसको याद रखना दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं, मलय केतु के विद्रोह का दमन। मगध पर विजय प्राप्त करने के पूर्व ही चंद्रगुप्त ने प्रवर्तक के साथ मैत्री कर ली, जो हिमालय पर्वत के कुछ जिलों में शासन कर रहा था। मगध पर जिस समय चंद्रगुप्त को विजय प्राप्त हुई उसके बाद ही प्रवर्तक की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र मलय केतु राजा हुआ। मुद्रा राक्षस नाटक से हमें पता चलता है कि मलय केतु ने नंदराज के मंत्री राक्षस तथा 5 अन्य सामंतों की
सहायता से चंद्रगुप्त के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया, परंतु चंद्रगुप्त के मंत्री चाणक्य ने अपनी कूटनीति द्वारा विपक्षियों के फूट उत्पन्न कर दी। मलयकेतु ने विवश होकर चंद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब हम लोग आगे पॉइंट देख लेते हैं। दक्षिण भारत पर विजय। दक्षिण भारत पर विजय से नोट डाउन कर लेना। उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर अपनी विजय पताका फहराने का साहस किया। महाक्षत्रम रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख से पता चलता है कि सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त का अधिकार था। संवत 303 ईसा पूर्व में मालवा उसके अधिकार में आया था और पुष्पगुप्त वैश्य राष्ट्रीय बहा के प्रबंध के लिए नियुक्त किया गया था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अब ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो आप इसे याद रखना, पुष्पगुप्त वैश्य ने। ठीक है, सुदर्शन झील का। इससे यह निश्चित हो गया कि मालवा तथा कठियावाड़ उसके राज के अंतर्गत थे। सेल्यूकस के साथ संघर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, इसको याद देखते हैं हम लोग सभी लोग। चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ हुआ। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि सेल्यूकस ने भारत पर किस ईसा पूर्व में या कब किस सन में आक्रमण किया, तो आपको लिख देना या याद रख लेना है 305 ईसा पूर्व में दोस्तों। ठीक है, 305 ईसा पूर्व। युद्ध में सेल्यूकस को विफलता का आलिंगन करना पड़ा और लक्ष्मी चंद्रगुप्त को ही प्राप्त हुई। इसका पॉइंट समझते फिर से। युद्ध में सेल्यूकस को विफलता का आलिंगन करना पड़ा, मतलब विफलता हाथ लगी, या और जय लक्ष्मी चंद्रगुप्त को ही प्राप्त हुई। और जय मतलब विजय, लक्ष्मी सब भी कुछ मतलब चंद्रगुप्त को ही प्राप्त हुई। विजय पताका सब कुछ चंद्रगुप्त को ही मिला। आगे हम देख लेते हैं। अतः सेल्यूकस संधि करने के लिए विवश हो गया। इस संधि की 4 शर्तें थीं। पहली थी वर्तमान अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान का संपूर्ण प्रदेश जो खैबर दर्रे से हिंदू कश पर्वत तक फैला था, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दे दिया। सेल्यूकस ने अपनी कन्या का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार के रूप में सेल्यूकस को भेंट किया। दूत विनय हुआ, जिसके फलस्वरूप यूनानी राजपूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में आया। चंद्रगुप्त की इस विजय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त की साम्राज्य की एक निश्चित वैज्ञानिक सीमा निर्धारित हो गई, क्योंकि उसके साम्राज्य का विस्तार अब हिंदू कश पर्वत तक हो गया था। अब हम लोग देख लेते हैं मेगास्थनीज। इससे रिलेटेड काफ़ी टॉपिक बनते हैं दोस्तों मेगास्थनीज से रिलेटेड। अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर है। यह गंगा एवं सोन नदी के तट पर बसा है। यह नगर 9.5 मील लंबा तथा 2.25 मील चौड़ा। उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त के राजभवन पाटलिपुत्र नगर में बने हुए राजभवनों को चारों ओर सुंदर उद्यान तथा सरोवर के साथ पाटली पुत्र की शासन व्यवस्था के बारे में लिखा कि नगर का प्रबंध 30 सभासदों की एक समिति द्वारा होता है। यह समिति 6 उप समितियों में विभक्त है। प्रत्येक उप समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति अलग अलग कार्य देखती थी। पहली समिति कला कौशल का, दूसरी विदेशियों की देखभाल, तीसरा जन्म मरण का हिसाब, चौथी व्यापार का प्रबंधन, 5वीं व्यापार की वस्तुओं के क्रय विक्रय, 6ठी चुंगी वसूल करती थी और सामूहिक रूप से नगर के समितियों के सदस्य नगर की सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। अब हम लोग देख लेते हैं मौर्य वंश प्रशासन। मौर्य प्रशासन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता साम्राज्य संस्थापक होने के साथ साथ एक अत्यंत कुशल शासक भी था। उसके शासन की जानकारी हेतु 2 प्रमुख साधन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं दूसरा यूनानी लेखकों के विवरण। अर्थशास्त्र राजनीतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक अमूल्य ग्रंथ है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, ये आप याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।
मैगजीन्स की पुस्तक इंडिका का भी बहुत बड़ा महत्व है। यद्यपि यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, परंतु जिन यूनानी लेखकों ने इस पुस्तक के आधार पर अन्य ग्रंथ की रचना की है, उनकी रचनाओं से प्राप्त जानकारी प्राप्त हुई है। मौर्य शासन प्रबंध का संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है। केंद्रीय शासन। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था एकतांत्रिक थी। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं जूम, अब फिर से देखते हैं। जिसमें सम्राट ही संपूर्ण शासन का प्रधान था। राज में उसी का अनुशासन एवं नियंत्रण रहता था। राज प्रजा को अपनी संतान समझता था। राजा उनके सुख दुख के लिए उत्तरदायी समझा जाता था, इसलिए उसे कानून निर्माण, शासन, न्याय तथा सेना की सुव्यवस्था करनी पड़ती। शासन के कार्य में राजा की सहायता के लिए मंत्री होते थे। सम्राट 5 प्रमुख विषयों पर मंत्रियों की सलाह लेता था। देश रक्षा तथा विदेशियों से संबंध, राज्य के आय के साधन, किसी कार्य का समय तथा स्थान का निर्धारण, आकस्मिक आपत्तियों के लिए व्यवस्था करना था। कार्य सिद्धि अर्थात शासन सुचारू रीति से चलना। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था, जिन्हें तीर्थ कहते थे। प्रत्येक विभाग एक अध्यक्ष होता था जो अमात्य कहलाता था। इनका कार्य कर वसूलना था। सेना का संचालन सम्राट स्वयं करता था। सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी सेनापति था। चंद्रगुप्त की सेना चतुर्गढ़ी थी, जिसमें हाथी, घोड़ा, रथ तथा पैदल सैनिक सम्मिलित थे। उसके पास एक जल सेना भी थी। सेना का प्रबंध एक मंडल करता था। इस मंडल में 30 सदस्य होते थे। ये भी क्वेश्चन आया है 2020 में कि चंद्रगुप्त की सेना में कुल कितने मंडल थे, मंडल में कुल कितने सदस्य थे, तो ये 30 सदस्य थे। इसको नोट डाउन कर लेना। आगे देख लेते हैं। आंतरिक शक्ति तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की भी व्यवस्था थी। इसके अलावा गुप्तचरों की व्यवस्था थी। ये लोग राज्यों के कर्मचारियों का निरीक्षण करते और लोगों के विचारों को सम्राट को अवगत कराते। चंद्रगुप्त के शासनकाल में न्याय की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सम्राट स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश था। नगरों के न्यायाधीश व्यावहारिक महामात्र, ठीक है, व्यवहारिक महामात्र। जनपदों के न्यायाधीश राजू कहलाते थे। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि नगर के जो न्यायाधीश थे उनको हम व्यवहारिक महामात्र कहते थे। ठीक है, व्यवहारिक महामात्र ये वाला। और जनपदों के जो न्यायाधीश थे उनको राजुक। ठीक है, दीवानी अदालतों को धर्मस्थ और फौजदारी अदालतों को कंटक शोधन कहा जाता था। कंटक शोधन। ओके। दंड विधान अत्यंत कठोरता, अपराध की गंभीरता के अनुसार धिक्कार, बंधन, अंग भंग, निर्वासन अथवा मृत्यु दंड दिया जाता था। आगे देख लेते। चंद्रगुप्त ने अपनी प्रजा के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने यातायात की सुविधा के लिए मार्गों का निर्माण करवाया। उनकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की। सिंचाई की सुविधा के लिए झीलों तथा सरोवरों का निर्माण करवाया। उसने अनेक चिकित्सालय खुलवाए थे। शिक्षा की समुचित व्यवस्था उसने अपने साम्राज्य में की थी। आगे देख लेते। चंद्रगुप्त का शासन अत्यंत सुव्यवस्थित था, सुसंगठित था। अतः सेना तथा शासन पर उसे अधिक धन व्यय करना पड़ता था। गांव से धन प्राप्त करने के 2 साधन थे, भाग तथा बलि, जो भूमि की उपज का छठा भाग था। भूमि का एकत्रित करने वाले पदाधिकारी अग्रम कहलाते। दार्शनिकों, विद्वानों, वृद्धों, रोगियों, आपदाग्रस्तों में अपहाइजों की भी सहायता राजकीय कोष से की जाती थी। प्रांतीय शासन ये हेडिंग देख लेते हम लोग। चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विशाल था। अतएव शासन की सुविधा के लिए उसने साम्राज्य को कई भागों में प्रांतों में विभक्त कर दिया। प्रत्येक प्रांत कई आहारों तथा विषयों में विभक्त था। प्रांतों का प्रबंध सम्राट अपने महामात्रों की सहायता से स्वयं करता था। दूरस्थ प्रांतों के लिए राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। आगे देख लेते स्थानीय शासन। ओके दोस्तों, अब हम देख लेते हैं थोड़ा जस्ट वेट थोड़ा सा।
गांव का शासन तथा न्याय ग्रामिक किया करता था, जबकि ग्रामिक के ऊपर गौफ होता था, जिसके नियंत्रण में 5 से 10 गांव हुआ करते थे। गांव का प्रबंध अत्यंत संतोषजनक था। नगर का प्रधान प्रबंधक नगराध्यक्ष कहलाता था। नगर के प्रबंध के लिए 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समिति थी, हम आगे देख लेते, शिल्प समिति, ओके, इसको ना, शिल्प समिति, विदेश यात्री समिति, जनगणना समिति, उद्योग समिति, कर समिति। पहली समिति देख लेते इसके बारे में। इस विभाग के सदस्य शिल्प तथा उद्योग धंधों का निरीक्षण करते थे। ओके, अब दूसरा पॉइंट देख लेते, विदेशी यात्री वाला। इसका कर्तव्य विदेशियों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान देना था। ठीक है, आगे जनगणना समिति। यह समिति जनन मरण की हिसाब रखती थी। उद्योग समिति, यह समिति कारखानों में बनी वस्तुओं का देखभाल करती थी। ओके, 5वीं समिति के बारे में देख लेते हैं। यह समिति विक्रय की हुई वस्तुओं के मूल्य के दशमांश कर के रूप में वसूला करती थी। ये सभी टॉपिक हमने समझ ली। आगे देख लेते हैं वाणिज्य समिति। नाप तोल का निरीक्षण करना, विक्रय की वस्तुओं का भाव निश्चित करना था, माप का समुचित प्रबंधन करना इस विभाग का कर्तव्य था। किसका? वाणिज्य समिति का। ओके, अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देख लेते हैं आगे बिंदुसार। इनका बिंदुसार अमित्रघात, ठीक है, बिंदुसार का नाम अमित्रघात भी था। 300 272 ईसा पूर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है। चंद्रगुप्त के पश्चात बिंदुसार मौर्य समाज का राजा बना। बिंदुसार इतिहास में अमित्रघात, शत्रुओं का संहारक। अभी क्वेश्चन आया जैसे कि बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है? अमित्रघात। अमित्रघात की फुल फॉर्म है या अमित्रघात का पूर्ण नाम क्या है? अमित्रघात का मतलब क्या है? तो आपको क्या करना है? शत्रुओं का संहारक। यह अमित्रघात कौन था? बिंदुसार। शत्रुओं का संहारक कौन था? अमित्रघात। अमित्रघात कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त का बेटा। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। बिंदुसार ने अपने पिता के साम्राज्य की सुरक्षा, उसने विद्रोह को दबाया और विदेशी शासकों के साथ मित्रता का संबंध बनाए रखा। बिंदुसार एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। संभवतः उसकी इस प्रवृत्ति का प्रभाव अशोक पर पड़ा। आगे हम देख लेते हैं अशोक, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप नोट डाउन अच्छे से कर लेना दोस्तों। 1 मिनट जस्ट वेट, ठीक है। अशोक 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व, ये नोट डाउन जरूर कर लेना। अशोक की गणना भारत के नहीं अभी तो विश्व के महानतम शासकों में होती है। संभवतः वह विश्व का प्रथम शासक था जिसने साम्राज्यवादी नीति का त्याग किया था, प्रजा को अपनी संतान समान समझा। धर्म के साथ साथ प्रशासनिक मामलों में भी अशोक की गहरी अभिरुचि थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल में कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया था। अतः जब अशोक मौर्य समाज का शासक बना तो उसने कश्मीर को जीत लिया था। कश्मीर घाटी में श्रीनगर की स्थापना की। अशोक की कश्मीर विजय की पुष्टि कलहड़ की राज तरंगिणी से होती है। तो ये जो पुस्तक है राज तरंगिणी, ये किसने लिखी है? जस्ट वे थोड़ा सा अभी लोड हो गई, इस पता नहीं कहाँ पर था पॉइंट। जस्ट वे दोस्तों, मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य लोड हो रही है, पता नहीं इधर ही किधर थी। जस्ट वे थोड़ा सा, बस 2 सेकंड, बस ये आ गई, ठीक है ना, मिल गए। राज तरंगिणी से होती है, यहाँ पर थे हम लोग, ठीक है ना। आगे लेते हैं अशोक के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध कलिंग विजय थी। कलिंग विजय, इस युद्ध ने अशोक को चंडाशोक से धर्माशोक में परिवर्तित कर दिया। चंडाशोक से धर्माशोक। अपने शासनकाल के 13वें वर्ष अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। कलिंग उस समय एक शक्तिशाली राज्य था। कलिंग के पास एक विशाल सेना थी। मगध के लिए अपने पड़ोस में ऐसे शक्तिशाली राज्य का होना मगध के अस्तित्व के लिए घातक था। अतः अशोक ने कलिंग की स्वतंत्रता को समाप्त कर देने का निश्चय किया। कलिंग युद्ध में घायलों की संख्या 2,50,000 से अधिक थी, ठीक है। लगभग 15,000 व्यक्ति इस युद्ध में कैद किए गए थे।
ठीक है ना। कलिंग युद्ध के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण थे। युद्ध में हुए भीषण रक्तपात एवं घायलों आदि को देखकर अशोक ने अहिंसा की नीति अपना ली तथा सदैव के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। अशोक की इस नीति के परिणाम ये भी हुआ कि इससे सने सने मगध साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रचार द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रचार विदेशों में भी हुआ। आगे देखते धार्मिक नीति अशोक धम्म। विश्व इतिहास में अशोक इसलिए महान नहीं है कि वह चक्रवर्ती सम्राट था, बल्कि उसने मानव नैतिक उन्नति के लिए जीवन पर्यंत प्रयास किया। सत्य, अहिंसा और जीवन के कल्याण को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा माना। कलिंग युद्ध के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसने अपनी सारी ध्यान मानव कल्याण हेतु लगा दिया। इसके लिए उसने जिन नियमों एवं सिद्धांतों का विकास और प्रचार किया, इतिहास में धम्म के नाम से जाने जाते हैं। यद्यपि इतिहासकार अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी मानते हैं, यद्यपि अशोक का धर्म कोई संकीर्ण अथवा सांप्रदायिक धर्म नहीं था। उसने मानव जीवन को पवित्र बनाने के उद्देश्य से कुछ आंतरिक गुणों तथा आचरण का विधान किया था। अशोक के धर्म के अंतर्गत अनेक बातें सम्मिलित थी। माता पिता, गुरुजनों तथा वृद्धों की सेवा एवं आदर सम्मान, ब्राह्मण, श्रवणों, संबंधियों, मित्रों, वृद्धों, दीन दुखियों के प्रति दया भाव, दया दान, सत्य, संयम, कृतज्ञता, दृढ़ भक्ति, सोच तथा माधुर्य आदि गुणों का आचरण करना चाहिए। सेवकों तथा श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह करना चाहिए। निषेधात्मक आदेशों में उसने कम से कम पाप करने पर बल दिया। उसने इसके लिए निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों से दूर रहने का उपदेश दिया। धार्मिक भावना तथा आचरण के विकास के लिए उसने समय समय पर आत्मरक्षण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। अशोक के धर्म की विशेषता। अशोक के धर्म के आदर्शों पर सिद्धांतों की विवेचना करने पर अशोक के धर्म में निम्नलिखित विशेषता परिलक्षित होती हैं। सार्वभौमिकता को हम समझेंगे। अशोक के धर्म को सार्वभौम कहा जा सकता है, क्योंकि इस धर्म में उन उपदेशों का समावेश है जो सभी धर्मों के समान रूप से मान्य है। इस धर्म में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान न था। आगे देख लेते हैं। सहिष्णुता। सार्वभौम होने के कारण इसमें सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान था। धर्म वसुदेव कुटुम्बकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता है। वसुदेव कुटुम्बकम, ठीक है। तत्वों पर बल। अशोक के धर्म में सभी धर्मों के साथ मूल तत्व पर जोर दिया गया, न कि वह आडंबरों पर। यह धर्म दार्शनिक सिद्धांतों के स्थान पर व्यवहारिक कर्तव्यों तथा आचरण पर बल देता था। नैतिकता तथा आचरण की प्रधानता। अशोक के धर्म में नैतिकता तथा आचरण की प्रधानता थी। यह धर्म शुद्ध नैतिक धर्म था और इसका सीधा संबंध मनुष्य के आचरण तथा कर्मों से था। इस धर्म में आचरण की एक नियमावली थी जिसके अनुसार ही व्यवहार करना पड़ता था। अहिंसा। अशोक का धर्म अहिंसात्मक था, जिसमें न केवल मनुष्य वरन पशुओं की भी हत्या का निषेध था। इस धर्म में सभी प्राणियों पर दया दिखाने का अनुरोध किया गया था। आगे देख लेते अन्य धर्मों का सम्मान। अशोक के धर्म में इस बात की छूट थी कि लोग इस धर्म को स्वीकार करते हुए भी विभिन्न धर्म तथा संप्रदायों के लोग अपने धर्म में विश्वास रख सकते हैं। मौर्यकालीन संस्कृति। सामाजिक दशा। आगे पॉइंट देखते हैं। सामाजिक दशा। मेगास्थनीज के बीरबल तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विकास हो चुका था। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार दार्शनिक, कृषक, गोपालक, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक तथा गुप्तचर मंत्री इन 7 जातियों में विभक्त था। समाज नैतिक दृष्टि से उच्च कोटि का था। स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी। भोजन में लोग गेहूं, चावल, जौ, फल, दूध, दही आदि लेते थे।
गायन, वादन, नृत्य, नाटक, रथ दौड़, शिकार, मल्ल युद्ध आदि लोगों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। मौर्यकालीन लोग आभूषण पहनने के शौकीन थे। तक्षशिला, बनारस, उज्जैनी इस काल के शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। झूठ, चोरी आदि से लोग घृणा करते थे। आर्थिक दशा और देख लेते हैं। मौर्य काल में कृषि एवं कृषकों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अर्थशास्त्र में व्रीहि, साटी, धान शामिल। अगहनी धान, मूंग, उड़द, अंगूर, कपास, जामुन, बेर, आंवला आदि का उल्लेख मिलता। व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र आदि प्रमुख आंतरिक व्यापारिक केंद्र थे। अब जैसे क्वेश्चन आएगा 4-5 व्यापारिक केंद्र बताओ मौर्यकालीन, तो आपको क्या करना है, तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना। आगे देख लेते हैं धार्मिक दशा। मौर्य काल में ब्राह्मण धर्म प्रमुख धर्म था, सबसे प्रमुख। ठीक है, और कितने धर्म थे, टोटल 4 थे। ठीक है, याद रखना दोस्तों। आगे देख लेते हैं ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के भी अनुयायी थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं मौर्यकालीन कला। स्तूप मौर्यकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण है। स्तूप, ओके, स्तूप किसी महान व्यक्ति की स्मृति को यथावत रखने के लिए बनाया जाता था। ठोस पाषाण स्तंभिक कला के श्रेष्ठ उदाहरण थे। मौर्यकालीन स्तंभ के निर्माण में चुनार, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मौर्यकालीन भवनों में भी कलात्मक दृष्टिगोचर होती थी। प्रारंभ में भवन निर्माण में लकड़ी व ईंटों का प्रयोग होता था। अशोक के समय में भवन निर्माण में पत्थर का भी प्रयोग होने लगा। गुफाओं में बराबर और नागार्जुन की गुफाएं कलात्मक हैं। मौर्यकालीन मूर्तियों में मथुरा के पास परखम से मिली यक्ष की मूर्ति, वैश्यनगर की स्त्री की मूर्ति उल्लेखनीय है। ठीक है, मथुरा से कौन सी मूर्ति मिली, यक्ष की मूर्ति, और वैश्यनगर से स्त्री की मूर्ति। ठीक है, मौर्य समाज के पतन के कारण, और ये भी समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौर्य समाज के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। इनमें मुख्य कारण इस प्रकार है। अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल, दशरथ, संप्रति, सलीशक, देवमरवा, शतधनुष और बृहदत्त उत्तराधिकारी थे। सभी में यह योग्यता नहीं थी कि ये इतने बड़े साम्राज्य को बनाए रखते। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसको याद रखना दोस्तों, बृहदत्त था। ठीक है ना, वह एक अयोग्य शासक था। उसने राजकाज एवं सैनिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं ली, वरन अपना सारा समय भोग विलास में व्यतीत करता था। इसका लाभ उठाकर बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने राजा की हत्या कर सत्ता हथिया और मौर्य वंश का अंत कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो अंतिम शासक याद रखना बृहदत्त। ठीक है, किसने हत्या की थी, बृहदत्त की, तो अभी बताया था आपको, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, साम्राज्य की विघटनकारी प्रवृत्तियाँ। अशोक की मृत्यु के साथ ही साम्राज्य की विघटनकारी शक्तियाँ सशक्त एवं सक्रिय हो गईं, जिन पर मौर्य शासक नियंत्रण नहीं रख सके। धीरे धीरे स्थानीय शासकों ने अपने को स्वतंत्र कर मौर्य समाज को अत्यंत संकुचित कर दिया। आगे देखते हैं आंतरिक अव्यवस्था। मौर्य साम्राज्य के पतन में आंतरिक अव्यवस्था ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौर्य समाज की विशालता के कारण उस पर साधनों के अभाव में नियंत्रण रखा पाना कठिन, जिसका लाभ उठाकर प्रांतीय अधिकारी शक्तिशाली और स्वतंत्र होते गए। अधिकारियों के अत्याचार। चंद्रगुप्त मौर्य ने कठोर प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखा था। अशोक के पास राज्य का कर्मचारियों पर नियंत्रण ढीला पड़ गया, जिससे वे अत्याचारी और उत्पीड़क बन गए। इसलिए जब पुष्यमित्र बृहदत्त की हत्या कर सत्ता हथिया ली, तो जनता ने मौर्यों के लिए आंसू नहीं बहाए। आगे देख लेते हैं यवन आक्रमण। यमन आक्रमण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान से देखना दोस्तों। यमन आक्रमण। यमन या यूनानी आक्रमणकारियों ने लड़खड़ाते मौर्य समाज पर प्रहार कर इसे मृत प्राण बना दिया। आर्थिक कारण। मौर्य साम्राज्य के प्रारंभ में राज्य ने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए, जिसके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। किंतु धीरे धीरे राज्य में आर्थिक संकट छा गया और मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। आगे हम लोग देख लेते हैं, अभ्यास प्रश्न है ये सब।
दीर्घोत्तरी प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है। मौर्य प्रशासन की विशेषता, मेगास्थनीज की इंडिका, मौर्यों के संबंध में क्या का विवरण, ये सब। मानव की नैतिक उन्नति करना अशोक के धम्म का एक प्रयास था और इस आधार पर अशोक में धम्म की व्यवस्था का निरूपण कीजिए। अशोक के धम्म की विशेषताओं का निरूपण बता रहा। लघु उत्तरी प्रश्न में चंद्रगुप्त मौर्य के समय की नगर समितियां, ये सब इतना सारा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें दोस्तों। बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था लगभग 340 में, लगभग 345 में, लगभग 347 में, लगभग 339 में। ये सभी मेरे ख्याल से इसमें इसका अंदाज़ा नहीं आ रहा है। इसका तो अंदाज़ा पता है इस वाले के, क्योंकि इसको मैंने बताया था 300, यहाँ पर 30 होगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन 30 होगा। अभी अमित्रघात के नाम से इतिहासकार में प्रसिद्ध था। अमितघात के नाम से तो कौन था? अमित्रघात बिंदुसार। ठीक है। खा ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी कहलाते थे। इसमें अमात्य थे। ठीक है ना, अमात्य। अभी जो पहला है और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, ये हम अभी देख लेंगे जस्ट पे थोड़ा सा। ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन है। अब हम लोग देख लेते हैं 5 क्वेश्चन। अब खत्म ही हो गया तो हम देख लेते चंद्रगुप्त का, देख लेते हैं जन्म कब हुआ था। तो हम थोड़ा सा लोड कर रहे हैं और यहाँ पर चेक करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर देख रहे हैं जस्ट पे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा लगेगा। उसमें तो सारे क्वेश्चन करवाई दिए थे चंद्रगुप्त का। हाँ, यहाँ पर है चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 345 ईस्वी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं कौन सा था। यहाँ पर जस्ट पे थोड़ा सा अभी लोड हो रहा है, अभी पता चल जाएगा। ठीक है। ये रहा, आपको यहाँ पर सही टिक कर लेना है 345 ईस्वी। ठीक है ना, लगभग 345 ईस्वी चंद्रगुप्त का 345। और यहाँ पर आपको ये वाला खा वाला कर लेना, और यहाँ पर आपको ये वाला, और यहाँ पर आपको ये वाला। सारे ऑप्शन कंप्लीट होगा। अब हम आगे देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त काल का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। गुप्त काल का, इस काल से भारतीय इतिहास में एक नए युग का आरंभ होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से एक राजनीतिक एकता का पुनर्स्थापन का काल था। मौर्य साम्राज्य के उपरांत भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। इस लुप्तप्राय राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त सम्राट को ही है। गुप्त काल में हमें क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होने लगता है। अब हम प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, जिसमें पहली बात परिचय, गुप्त वंश के शासक, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य की उपलब्धियां, पाहन, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, गुप्त समाज के पतन के कारण गुप्त समाज स्वर्ण युग कैसे हुआ। ठीक है। हूण आक्रमण, ये सब मेन टॉपिक है, इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। हम देखते हैं श्रीगुप्त, इसको समझ लेते। ठीक है ना। श्रीगुप्त सन 275 से 300 ईस्वी पूर्व। ठीक है। गुप्त अभिलेख के अनुसार गुप्त राजवंश की स्थापना आदिराज महाराज गुप्त द्वारा 275 ईसा पूर्व में की थी। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की? आदिराज महाराजा गुप्त ने, और इनको हम श्रीगुप्त भी कहते हैं। ठीक है। कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। तो आपको याद रखना है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। ठीक है। या फिर आदिराज महाराजा गुप्त द्वारा 275 ईस्वी में। परिवर्तित गुप्त लेखों में इनका नाम श्रीगुप्त मिलता है। ठीक है। अभी बताया था मैंने। इस गुप्त वंश के संस्थापक के नाम को लेकर विद्वान में मतभेद है। कुछ के अनुसार इनका नाम श्रीगुप्त था। ठीक है। श्रीगुप्त था। कुछ के अनुसार इनका नाम केवल गुप्त था। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, गुप्त आए तो कर देना, श्रीगुप्त आए तो कर देना। ठीक है। गुप्त अभिलेखों में श्रीगुप्त के लिए महाराज उपाधि का उपयोग किया गया है, जिसमें प्रतीत होता है कि श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक नहीं था। घटोत्कच आगे देख लेते 300 से 319 ईस्वी। श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र का नाम था घटोत्कच। ठीक है। घटोत्कच शासक हुआ। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि घटोत्कच भी स्वतंत्र शासक न होकर किसी और के अधीन शासक था। आप देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम।
अब चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है। जो चंद्रगुप्त प्रथम लिख कर रहा है लास्ट में, तो मान लेना गुप्त वंश, ठीक है, वो था मौर्य वंश, ठीक है, इतना याद रखना, कन्फ्यूजन दूर, ठीक है। ये चंद्रगुप्त बात की हो रही है 319 से 328 की, और ये गुप्त वंश के शासक है, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम। अब क्वेश्चन आ जाए, घटोत्कच के पुत्र का नाम बताओ। तो अगर कोई भी ऐसी घटोत्कच जैसा ही नाम मिल जाए आपको और ये चंद्रगुप्त नहीं मिले, चंद्रगुप्त ही मिल जाए, तो आप चंद्रगुप्त कभी नहीं कर सकते और आप घटोत्कच के अलावा घटोत्कच जैसा ही नाम लोगे। तो आपको याद रखना है कि घटोत्कच के बेटे का नाम क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम। आगे देख लेते, गुप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था। ये महान हुए, ठीक है, गुप्त वंश में, जिसने सर्वप्रथम महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। अतः कहा जाता है कि निश्चय ही हुए अपने पूर्वजों से कहीं अधिक शक्तिशाली राजा रहा हो। चंद्रगुप्त की उपलब्धियों एवं राजनीतिक घटनाओं के बारे में बहुत कम ही जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां अथवा उसके शासन काल की घटनाओं का वर्णन निम्नलिखित चीज के माध्यम से किया जा सकता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, गुप्त सम्मत का प्रचलन। गुप्त सम्मत का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल की प्रमुख घटना। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में सम्मत का प्रचलन किया। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित यह सम्मत इतिहास में गुप्त सम्मत के नाम से जाना जाता है, गुप्त सम्मत के नाम से, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धिराज की उपाधि धारण करना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने बाहुबल के आधार पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी के रूप में निर्वाचन। सामान्यतः किसी शासक की मृत्यु के पश्चात ही उत्तराधिकारी शासक बनता है, किंतु चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के विषय में अनेक शिलालेख, स्तंभ लेख, मुद्र, साहित्य ग्रंथ आदि से जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो उसके संबंध में ठोस जानकारी प्रदान करती है। सर्वाधिक प्रामाणिक माना गया शासक बनते ही समुद्रगुप्त ने साम्राज्य की चतुर्मुखी उन्नति की और विशेष ध्यान दिया। उसने भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का हर संभव प्रयास किया। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हैं, समुद्रगुप्त ही मान ले, ठीक है। समुद्रगुप्त की विजय। सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से दिग्विजय योजना बनाई। अपनी इस योजना के अनुसार उसने उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के अनेक राज्यों को विजय कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उसके विजय के अभियान को निम्नलिखित बांटा गया है। आर्यावर्त का प्रथम सैन्य अभियान। आर्यावर्त ये हमारे भारत का ही नाम है। आगे देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत, जिसे आर्यावर्त भी कहा जाता है, पर 2 बार आक्रमण किया। अपने प्रथम अभियान में समुद्रगुप्त ने 3 शासन अच्युत्य नागसेन, ठीक है, अच्युत्य नागसेन तथा कोटकुलज वंश के राजा को पराजित किया। दक्षिणापथ का अभियान। अब हम दक्षिणापथ का अभियान देख लेते हैं। उत्तरीय भारत ने अपनी स्थिति मजबूत करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर, यहाँ पर होगा की लगी होगी, यहाँ पर की ओर ध्यान दिया। अपने इस अभियान पर समुद्रगुप्त ने 346 ईस्वी में पाटलिपुत्र से चला। दक्षिण में उसने जिन राजाओं को पराजित किया उनका नाम प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलते हैं, पर पराजित राज्यों के नाम मिलते हैं, जो इस प्रकार। अब हम देख लेते हैं। कौशल, महाकांतर, कोराल, पृष्ठपुर, कोहर, एडपलिस, कांची, अवमुक्त, बैगी, पालंबक, देवराष्ट्र, कुरुथलपु विभिन्न स्त्रोतों से ज्ञात होता है, ठीक है, कि इन राज्यों के क्रमशः शासक थे महेंद्र, भृगराज, मंडल और महेंद्रगिरी, स्वामी दत्त, दमन, विष्णुगौप, नीलराज, हस्तिवर्मन, उग्रसेन, कुबेर तथा धनंजय, ये सब। ओके। दक्षिणी नीति। अब हम लोग इसको देख लेते हैं।
समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में 12 राज्यों को पराजित कर अपने अधीन किया। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच बहुत अधिक दूरी थी, इसलिए उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत शासन करना न केवल मुश्किल वरन असंभव था। समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत के राज्यों को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। वहीं दक्षिण में उसने जिन राजाओं को जीता, उनके राज्यों को उसने वापस कर दिया। फिर उन्होंने जो जीता था उनको वापस भी कर दिया, लौटा दिया था। ठीक है, आगे देख लेते आर्यभट्ट द्वितीय सेना अभियान। ये सब टॉपिक हैं, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आर्यभट्ट द्वितीय सैन्य अभियान। दक्षिणापथ विजय का सैन्य अभियान पूरा करने के बाद समुद्रगुप्त ने आर्यभट्ट पर पुनः आक्रमण की योजना बनाई, क्योंकि जब यह दक्षिण अभियान पर था उस समय उत्तरी भारत अथवा आर्यभट्ट ने पराजित शासकों ने अपनी शक्ति पुनः संगठित कर ली। समुद्रगुप्त ने आर्यभट्ट के द्वितीय सैन्य अभियान में 9 राज्यों रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्धन, गणपति नाग, ठीक है, नागसेन, अच्युत्य, नंदी, बलवर्मा को पराजित कर उनके राज्यों को गुप्त राज में मिला लिया था। आगे देखते हैं मध्य भारत। 8 राज्यों पर विजय। प्रयाग प्रशस्ति के विवरण अनुसार आर्यभट्ट को विजित करने के बाद समुद्रगुप्त ने मध्य भारत अथवा 8 राजाओं को पराजित कर उनके समाज को अपने समाज में मिला लिया। 8 राजाओं में कौन से प्रदेश सम्मिलित है ये अस्पष्ट है। ठीक है, अगला वीडियो हम कल कंप्लीट करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।